साथियों नमस्कार। ज्ञान निवेश चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत है। आपको जो वीडियो मैंने डाला था सोने के गहने नहीं खरीदें, उसमें आपका खूब प्यार मिला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुछ साथी जो ज्वेलर्स थे उनकी नाराज़गी भी सामने आई कि आप लोगों को गहने खरीदने के लिए मना कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था, मैंने गहने खरीदने के लिए मना नहीं, मैं सिर्फ एक चीज़ बता रहा हूँ। मैंने ये कहा कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि आज जैसे उस समय 84 रेट था, अब 91 समथिंग 91,000 कुछ सोने का रेट जा चुका है। कुछ लोगों को सोच ऐसा है कि भाई सोना आज 91 कर 1 लाख 1.5 लाख हो जाएगा, सोने का गहना खरीद कर रख लेते हैं। मैंने उसके लिए कहा था कि आप इकट्ठा सोने के गहना खरीद कर अभी रखने के बजाय गोल्ड सेक्टर में इन्वेस्ट करिए, ये मैंने कहा था। लेकिन फिर भी क्या वही एक सेक्टर है गोल्ड का, ही वही इन्वेस्ट करना चाहिए? उसमें प्रॉफिट होगा, फायदा ही होगा, ऐसा है क्या? नहीं है, उस पर जानकारी करेंगे। चलिए, एक बड़ी न्यूज़ आजकल चल रही है। ट्रंप साहब ने टैरिफ लगाया। तो ट्रंप साहब ने टैरिफ लगाया, आपने निवेश के लिए क्या कदम उठाया? सवाल तो ये होना चाहिए। टैरिफ तो उन्होंने लगा, टैरिफ क्या होता है मालूम है? आप ये कह सकते हो अगर साधारण भाषा में जैसे को तैसा। उनका कहना है कि भाई आप हमसे मान लीजिए 52% टैक्स लेते हैं सामानों, हमारे सामान पे, हम भी आपके सामानों पर 26% टैक्स लेंगे। ठीक है, 26% टैक्स ले रहे हैं। कुछ सामानों में उन्होंने छूट दिया है, बाकी सामानों पे 26% टैक्स ले रहे हैं। मतलब कि हमारे देश का जो सामान वहाँ 100 रुपये में मिलता था, अब 126 रुपये में मिलेगा। इससे क्या होगा कि लोग अमेरिका के लोग भारतीय आइटम को खरीदने के बजाय लोकल आइटम खरीदेंगे। भाई 26 रुपये ज़्यादा क्यों दे? अगर खरीदेंगे तो सरकार को 26 रुपये टैक्स अलग से मिलेगा। ठीक है, तो ये हम ये कह रहे हैं कि हाँ, भारत के लिए तो थोड़ा सा ये स्थिति मार्केट के हिसाब से, कंपनियों के मुनाफे के हिसाब से तो नुकसानदेह है, लेकिन उस देश के हिसाब से राष्ट्रपति अपने देश के लिए अच्छा कदम उठा रहे हैं, वो अपने लिए तो अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? पहली चीज़ देखिए, मैं सबसे बड़ी बात ये कहता हूँ कि आप सभी को, जितने मेरे वीडियो सुनते हैं, उनसे मेरा एक विशेष अनुरोध है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हमारे यहाँ क्या है, अभी भी हम अपने देश, अपनी संस्कृति, अपनी चीज़ों को महत्व नहीं दे रहे। अभी भी होता है कि यार ये ब्रांड है, कई लोग होते हैं ना, ये मतलब इम्पोर्टेड माल है, मतलब फॉरेन ब्रांड है, बड़ा ब्रांड है। नहीं नहीं साहब, इसी चक्कर में आप एक बात समझिए कि सारी कंपनियां हमारे देश में आकर के मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रही, सामान बेचना चाहती। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ, आप बहुत ध्यान से मेरे वीडियो को सुनना, क्योंकि हमारे पास में जो जनसंख्या है, युवा बहुत ज़्यादा, मतलब एवरेज एज 28 साल की है। एकमात्र सबसे युवा देश कहें तो भारत है हमारा। तो 28 साल का युवा होने का मतलब ये है कि वो मैक्सिमम लोग युवा जो होंगे वो कोई चीज़ को बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस्तेमाल करेंगे, बदलेंगे, नया लेंगे, समय के साथ कमाएंगे, मेहनत करेंगे, अर्न भी खूब करेंगे और खर्च भी करेंगे। ठीक है, युवा देश है। तो जान लें कि यहाँ पे तो हम ऐसा क्यों नहीं करें? हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कॉस्मेटिक्स, कार, जो भी ले रहे हैं, आप इंडियन ब्रांड ही खरीदिए। हमारे देश में बन रही है, हमारे देश की चीज़ें। अगर हम अपने देश की चीज़, स्वदेशी चीज़ ही खरीदेंगे तो देश ग्रो करेगा। हमारा क्या, टैरिफ तो लगा रहे हम, उनकी वो चाह रहे हैं कि हम टैरिफ लगाएं कि आप हमारे मार्केट सामान को सस्ता करो ताकि आपके यहाँ बिके। ठीक है, अमेरिका तो बहुत अमीर देश है, वहाँ पे पर कैपिटा इनकम, हर एक आदमी की पर व्यक्ति इनकम बहुत ज़्यादा है, इंडिया की तो बहुत कम है। उनके हिसाब से तो बहुत नॉर्मल है। अगर उनकी चीज़ यहाँ आ जाए, सस्ता कर दे और हमारे देश की चीज़ें कम बिके, बनना बंद हो जाए, तो बाद में फिर क्या होगा? मनमानी होगी। जैसे आप ये देख सकते हैं कि ओला उबर में आपने देखा, शुरू में रेट कम था, बहुत सारे लोगों ने गाड़ियाँ खरीदी, लगा दी, फिर उन्होंने जब पूरी गाड़ियाँ लोगों ने किस्तों में ले ली, फिर उसके बाद में अपना तुरंत मुनाफा रेट घटा दिया, और फिर भी लोग मजबूरी में काम कर ही रहे हैं। तो ये एक तरीका होता है। तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि हम देखिए, कोई भी ऐसा फॉरेन प्रोडक्ट नहीं है जिसको खरीदे बगैर हमारा काम नहीं चलता। इंडिया में भी है, कोई उनके कॉस्मेटिक्स से लेकर के कोई तुरंत सुंदर नहीं हो गया, कोई उनके गाड़ियों से लेके बहुत अच्छा नहीं होगा, सब कुछ इंडिया में है। तो हम इंडियन प्रोडक्ट्स पे फोकस करें। आइए, टैरिफ में जो कुछ सेक्टर्स है जिस पे ज़्यादा असर पड़ेगा उसको भी समझ लेते हैं। जैसे हमारा आईटी सेक्टर, जो सेवाएं हम लोग देते थे, सर्विसेज देते थे, और सॉफ्टवेयर, वो हमारा, उस सेक्टर पे भी 26% टैक्स ये लगेगा, इफेक्ट पड़ेगा। तो इससे क्या हो सकता है? नुकसान हो सकता है, कंपनियों के प्रॉफिट कम हो तो वो बिजनेस कम करें, और इससे शायद नौकरी में
या कुछ सोचे कि भाई जब इतना प्रॉफिट 26% एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा तो वो थोड़ा सा एक सवाल खड़ा हो सकता है। दूसरा, कपड़ा, टेक्सटाइल उद्योग। अब ये मानो कि कपड़ा का इंडिया में, इंडियन टेक्सटाइल के कपड़े की अमेरिका में खूब मांग है, लेकिन उस पर भी वो 26% टैक्स लगा रहे हैं, तो इस भी टेक्सटाइल उद्योग पे भी असर पड़ सकता है। उसके बाद में स्टील और ऑटो पार्ट्स, स्टील और ऑटो पार्ट्स भी हमारा वहाँ पे काफ़ी निर्यात होता है ऑटो पार्ट्स का, लेकिन उस पर भी जब टैक्स बढ़ेगा तो उनका क्या है कि बाहर की कंपनियों पर टैक्स बढ़ा के अपना मुनाफा बढ़ाएं और अपने देश में प्रोडक्ट बढ़ाएं। तो हम क्यों नहीं सोचे ऐसा? हमें क्यों मजबूर होना पड़े कि बाहर के देश के सामान को हमें सस्ता करना पड़े? हम खरीदें ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम लोकल फॉर वोकल, देश के प्रधानमंत्री भी बोल चुके हैं कई बार, और हमें समझना होगा आज हिंदुस्तान वो गरीब या वो पिछड़ा देश नहीं रह चुका है, बहुत आगे निकल, हम भी मंगल पे पहुंच चुके हैं। हमारे प्रोडक्ट्स में जान है। अपने आप को अपने कहते हैं आत्मसम्मान से आप सामान खरीदें कि हाँ मैंने भारतीय खरीदा है, एक हमारी सोच होनी चाहिए। उसके बाद में दवाइयाँ, रत्नाभूषण, हीरे, ये सब जो चीज़ें थे ये भी हमारा एक्सपोर्ट, दवाइयों में तो उन्होंने राहत दी है। और कुछ सेक्टर हैं जैसे कॉपर, तांबे की चीज़ें, लकड़ी के सामान और कुछ महत्वपूर्ण खनिज, ऐसी चीज़ें जो वहाँ पे उनके पास सब्स्टिट्यूट नहीं है, मतलब उसका विकल्प नहीं है, तो उस चीज़ को उन्होंने छूट दिया, लेकिन कहीं ना कहीं 26% का टैक्स उन्होंने लगाया है। अब इस चीज़ में हम क्या करें? अब फिर हमारे क्या सेक्टर पे असर होगा? बिल्कुल होगा। कब तक रहेगा? बहुत समय नहीं रहेगा, ये आप मानिए। कहीं भी असर आएगा जाएगा, होता रहेगा, बहुत समय नहीं रहेगा। अब हमें करना क्या है? देखो साथियों, गोल्ड का भी अगर आप जैसे एक्सपर्ट से बात होती रहती तो कहते हैं कि भाई ऐसा भी नहीं, जैसे मार्केट में था 85,000 गई थी तो करेक्शन हुआ, तो गोल्ड लगातार आप देखें बढ़ता बढ़ता 91 आ गया है। हो सकता है आपको कुछ आगे भी दिखे, लेकिन ये भी चीज़ हो सकता है, आप मैं मतलब भविष्य में क्या हो सकता है कोई गारंटी सब पे नहीं बोल रहा, लेकिन संभावना ये है कि सोने के रेट में भी गिरावट हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि मार्केट में जानबूझकर रेट इतना बढ़ा दिया गया कि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट इधर ज़्यादा बढ़ा दे, बाद में वो डाउन करके प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, फिर रेट डाउन हो जाए। लेकिन उस स्थिति में भी अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपका फोकस है कि आज से इतने साल बाद हमको उतने रुपए का सोना खरीदना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आज अगर आपने मान लीजिए 90,000 के रेट में आपकी एसआईपी में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट जो मंथली जाता है हर महीने का, 90,000 के रेट में 1,000 का खरीदा, कल सोना 80 हो गया तो 1,000 में कुछ ज़्यादा सोने का यूनिट मिल जाएगा, और कम होता और ज़्यादा मिल जाएगा। तो एवरेजिंग में लास्ट में जाके आपको गहने खरीदना जो आपका टारगेट होगा अपने लिए या बच्चों के लिए, शादी ब्याह के लिए, उसमें आपको लॉस नहीं होगा अगर पर्टिकुलर आप गोल्ड सेक्टर को फोकस करते हैं। इसलिए मैंने कहा था गहने नहीं खरीदो, मेरे कहने का मतलब था कि अभी आपको अगर इमीडिएट जरूरत जिसको है वो तो खरीदेगा ही, जिनके बच्चों को शादी ब्याह है अभी देना है तो देगा, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए तो आप फिजिकल गोल्ड या गहने बनवा के रखने के बजाय आप इन्वेस्टमेंट यहाँ डिजिटल गोल्ड सेक्टर या ईटीएफ सेक्टर में कर सकते हैं। अब दूसरी बड़ी चीज़ इसमें आती है कि कई लोगों के कहना था कि मैंने कहा था कि मैं म्यूचुअल फंड अकाउंट का अपना लिंक भेज दूंगा, उसमें वीडियो में भूल गया था, मैं इसमें भेजूंगा। मेरा पार्टनर कोड 82852 है, मैं एनजे इंडिया के साथ में एज ए पार्टनर हूँ, लाइसेंस होल्डर हूँ, तो वो आपको लिंक इस वीडियो में जरूर भेज दूंगा। और मैंने बिल्कुल अनुरोध किया था, देखिए साथियों एक चीज़ और है, तो एक्सपर्ट की क्या सलाह आ रही है कि भाई सोने की जगह हम चांदी पे फोकस कर सकते हैं, अन्य और मेटल्स पे फोकस कर सकते हैं। तो अब एक साधारण आदमी कहाँ कहाँ फोकस करता रहेगा, वो क्या कर सकता है? तो साथियों कुछ ऐसे फंड भी हैं जो सोने पे भी निवेश करेंगे, मतलब आप तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो अपने आप फंड मैनेजर गोल्ड में भी निवेश करेगा, सोने में भी, चांदी में भी निवेश करेगा, यहाँ तक कि अनाज। आप ये देखते हैं कोई सीजन में कुछ आइटम्स होते हैं जो बहुत पैदावार हो गई, लेकिन अगली बार वही चीज़ कम पैदावार हुई तो रेट इतने, जैसे अब मैं कहूँ प्याज का, लहसुन का आपने देखा रेट कितना हाई हो जाता, कभी पैदावार ज़्यादा हुई, क्यों हुआ? बोले पैदावार नहीं, लेकिन वो चीज़ को उन्हें पता है आज पैदावार हुई है, ज़्यादा हुई, तो अगली बार लोग इस चीज़ की पैदावार कम लगाएंगे, फसल जो आज लगा लिए हैं उनको प्रॉफिट, अगली बार दूसरी करेंगे, लेकिन अगली बार कम लगेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, रेट बढ़ेगा। तो सोने में, चांदी में, अदर मेटल्स में और गेंस में जो भी है, अनाज में, उसके बाद में कुछ इक्विटी में, कुछ डेप्ट में मतलब जहाँ पे एक फिक्स अमाउंट का रिटर्न हो जाता है, उस तरह आप समझें। तो इतनी जगह बांट के भी लगता है, ऐसे फंड भी हैं, ऐसे भी सेक्टर के फंड हैं जो हर जगह डाइवर्सिफाइड कर लेते हैं अपने आप को। हाँ, उसमें इक्विटी की तरफ बहुत ज़्यादा उछाल की संभावना नहीं रहेगी, लेकिन आप
एवरेज अदर इन्वेस्टमेंट से अच्छी रिटर्न उसमें मिल जाती है, बढ़िया रिटर्न मिलते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि रिटर्न कम आती है, एवरेज बहुत हाई के बजाय देखें बहुत संतुष्ट और बढ़िया रिटर्न आती है। तो ऐसे सेक्टर भी हैं। तो आप देखो इन्वेस्टेड तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए मैं एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ। आप एक बात सोचिए, आप जहाँ भी पैसा रख रहे हैं, आपको जैसे कोई साथी कल मेरी बात पे बोले कि फलानी जगह 7% मिल रहा है, 8% मिल रहा है, मान लिया। महंगाई जो आपका इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है, थोड़ा सा उदाहरण ले लेते हैं। आज से चलिए 16, 17, 18 साल पीछे चलिए। शायद बहुत साथियों को जानकारी में होगा, 18 साल 20 साल ही पीछे आ जाए हम। सोना, यही सोना उस समय 5,000 6,000 का रेट था। कुछ लोग तो बोले भाई हमने तो 3200 का रेट का भी सोना देखा है। ठीक है, आपको पता था कि 3200 का रेट का सोना सीधे 1 लाख पहुंच जाएगा? होता तो शायद आप सब छोड़ के सोना खरीद लेते हैं, ऐसा पता नहीं था ना। लेकिन महंगाई बढ़ी, है ना। और जो अब ये जितनी परसेंट, अब ये जो महंगाई बढ़ गई, आप मान लो 6,000 से 90,000, तो 10 12 14 15 गुना। तो क्या आप जहां पैसा लगा रहे हो, हर चीज में महंगाई बढ़ी, वो महंगाई के हिसाब से उतना बढ़ रहा है? उतना बढ़ रहा है उस स्पीड से नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, मैं किसी चीज को ये नहीं कह रहा हूं कि वो खराब है, अच्छा नहीं। मेरा कहने का मतलब है, अगर फ्यूचर के कोई टारगेट है तो हमको उस रास्ते चलना ही पड़ेगा जहां से आपकी महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि हाँ, दुनिया में रहना, संसार में रहना है, तो हर चीज के साथ में इसको समझना तो पड़ेगा भाई। कल की हर आवश्यकता, जीवन है, कपड़ा है, मकान है, गाड़ी है, सामान है, फर्नीचर, हर चीज खरीदोगे तो क्या पहले से कोई चीज आपको लग रही है कि जो पहले ये रेट थी अब सस्ता हो गया? पेट्रोल पहले से बहुत सस्ता हो गया, ये फर्नीचर पहले इतने में था अब सस्ता, कोई चीज हुई सस्ता हुई है? नहीं हुई है। लेकिन आपके ब्याज दर, जो पुराने लोग थे उन्हें पता है पहले कितना परसेंट मिला करते थे, अब कम हो गई। महंगाई बढ़ गई लेकिन ब्याज दर कम हुई है। तो वो भी सेक्टर अपनी जगह ठीक है, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट का जो है पोर्टफोलियो देखना पड़ेगा किस हिसाब से, और इसमें आपको माथा मारने की जरूरत। मैं देखो साथियों, बहुत लोग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, शेयर्स में काम कर, लेकिन शेयर्स, अब कुछ लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड क्या। मैं आपको छोटे से एग्जांपल में बता दूं, बहुत कम शब्दों में, कि म्यूचुअल फंड माने साधारण भाषा में परचूने की दुकान। समझ गया साथियों? परचूने की दुकान मतलब क्या? एक परचूने की दुकान मतलब जनरल स्टोर, किराना स्टोर जो आप बोलो, परचूना न समझो, जनरल स्टोर, किराना स्टोर। अब जनरल स्टोर के पास में क्या, ब्रेड है, बिस्किट है, साबुन है, तेल है, शैम्पू है, और उसने अपना अनाज भी रख लिया है, च्यवनप्राश, ये सब भी रख लिया है, छोटे मोटे हर आइटम रख लिया है। ठीक है, अब उसको मान लिया कि उस 100 सामान में से 1 2 सामान खराब भी हो गया, तो भी उसको मालूम है कि भाई यहाँ से 50 पैसा, 25 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया मार्जिन मिला के शाम तक में वो 1,500 रुपया लेके अपने घर जाएगा, बच्चों की परवरिश करेगा, घर का खर्चा चलाएगा। वो तो, और एक हो गया स्टॉक। जैसे आपने किसी, जैसे मान लीजिए कि आपने, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, कोई सी कंपनी का मैं नेगेटिव पॉजिटिव नहीं समझा रहा हूँ। आप जो ट्रेडिंग करें बहुत अच्छा करें, बहुत अच्छा कमाते हैं, लेकिन जिनको ज्ञान नहीं होता ट्रेडिंग का, वो शेयर में बहुत ज़्यादा नहीं, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि हमने उदाहरण मारुति का शेयर खरीद लिया, हो सकता है उस साल में मारुति से ज़्यादा हुंडई की गाड़ी बिक जाए, टोयोटा की बिक जाए, किया की बिक जाए, मारुति को उतनी बिके जितना खर्चा आ रहा है, प्रॉफिट उतना नहीं निकल पाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपका पोर्टफोलियो ऐसा हो कि जिसमें आपके कार में सारी कारें हों, सारी कारों के शेयर्स हो, उसका अंदर बैंकिंग सेक्टर भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आईटी भी हो, और उसके बाद में आपका मेडिकल हो, फार्मा भी हो, सब हो, अगर थोड़ा 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 थोड़ा, तो ये कम होगा तो वहाँ जाएगा, वो कम होगा तो यहाँ जाएगा, कहीं न कहीं आपको एवरेजिंग मिल जाएगा। तो म्यूचुअल फंड इसीलिए है। और म्यूचुअल फंड में साथियों कोई मैं एक बोलता हूँ, ये आप ऐड तो आता है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज द सब्जेक्ट ऑफ मार्केट रिस्क, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रिस्क शब्द तो रखना ही है। कल क्या होगा किसी को पता नहीं है। हम बाइक से साइकिल, पैदल चल रहे थे, थोड़ा रिस्क लिया, साइकिल चलाने लग गए, फिर थोड़ा रिस्क और लिया, बाइक चलाने लग गए, स्कूटर, फिर बाइक, फिर और थोड़ा रिस्क लिए कार चलाने लग गए। ठीक है ना। लेकिन रिस्क तो दुनिया में हर जगह है, इसमें रिस्क डाइवर्सिफाइड बट गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा वो रिस्क होने की संभावना नहीं। हाँ, मैं पर्टिकुलर लाइसेंस होल्डर हूँ, इसलिए मैं ऐसा कोई शब्द ऐसे बोलना नहीं चाह रहा हूँ लाइव में जो चीज़ एक मेरे लाइसेंस के खिलाफ जाए। लेकिन आप ये समझिए कि हाँ, निवेश है, जब बहुत जगह बट गया तो सारी चीज़ देखो खराब तभी होगी। एक मैं कहूँ कि सब चीज़ नुकसान तभी हो जाएगा, गाड़ी मोटर बनना बंद हो जाएंगे, मोबाइल की कंपनियां बनने बंद हो जाएंगे, रोड सड़क बनना बंद हो जाएगा, दवाई फैक्ट्रियां बननी बंद। ऐसा तो भाई तभी हो सकता है जैसे जापान हिरोशिमा में जैसे में कोई ने बम गिरा दिया हो, सब तहस नहस हो गया हो। लेकिन तहस नहस हो, जो बचे हैं उनको खाने के लिए कुछ चाहिए, पहनने को कपड़ा चाहिए, फिर भी कुछ न कुछ चलेगा। ठीक है ना। तो एक ऐसा पोर्टफोलियो होता है जहाँ टेक्सटाइल भी आ गया, मेडिकल भी आ गया, आईटी भी आ गया, फार्मा भी आ गया,
इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ गया, व्हीकल्स भी आ गए, पेट्रोलियम आ गए, सब बैंकिंग आ गया, सब आ गया, तो वहाँ पे आपका रिस्क भी डाइवर्सिफाइड हो जाता है। तो आप छोटे छोटे से इन्वेस्टमेंट जरूर करिए, घबराइए नहीं, ये रास्ता है, आना ही पड़ेगा, देर ही क्यों, सही चीज़ें तो आइए। और आपको मैं इस वीडियो में जरूर लिंक भेजूंगा, घर बैठे आप म्यूचुअल फंड अकाउंट प्रोसेस कर सकते हैं। हमारे म्यूचुअल फंड अकाउंट का कोई चार्ज नहीं, आप अकाउंट बना के रख लेंगे। अगर आप इन्वेस्ट नहीं भी करते, कोई आपको फ़ोन करके पूछने नहीं आएगा इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं किया, ना तो आपका कोई चार्ज उसका कटेगा। उसमें सिर्फ हम म्यूचुअल फंड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट हो तो नंबर तो आपको मेरा पता है, 9711352595। बाकी मैं लिंक वीडियो में जरूर डालूंगा। इन्वेस्टेड रहिए, सोने का अगर गहने का टारगेट है तो गोल्ड फंड में रहिए, और अगर आपको ऐसा कोई टारगेट नहीं है तो डाइवर्सिफाइड में आइए। और अगर आपके पास समय है, आपको लगता है कि नहीं अभी तो युवा है, समय है कि नहीं मेरे पास में तो टाइम है, अभी मैं 10 साल 12 साल 15 साल बाद चाहिए, फिर ये मार्केट डाउन होना तो फायदे का सौदा है। फिर तो आपके पास में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब कुछ है, फिर तो बहुत बड़ा दुनिया है। मतलब हर तरह के लोगों के लिए हर तरह का म्यूचुअल फंड है, बिल्कुल। और समय के साथ में मार्केट के जो शेयर्स होते हैं उसके साथ में इन्वेस्टमेंट होता है, आपकी हिस्सेदारी हो, मतलब आप उतने परसेंट के उस कंपनी के साथ मालिक हो जाते हैं, और उसके साथ में आप मुनाफे के, मतलब लेन देन के, हर चीज़ के आप साझेदार हो जाते हैं। तो ये थी टैरिफ से भी संबंधित जानकारी। हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो आप और ऐसी आपको अच्छी जानकारी अगर समय समय पे चाहिए हो तो ज्ञान निवेश चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथियों को भी आप भेज देना। और बिल्कुल आप पूरे भारत में कहीं भी हो, मेरे पास में ऑल इंडिया से लोगों के कॉल आते हैं, उनके म्यूचुअल फंड अकाउंट, डीमेट अकाउंट हम बना के दे रहे हैं। जो NRI NRO जो हैं, जो विदेश में भी हैं, क्योंकि रिटर्न यहाँ पे ज़्यादा, उनके भी हम अकाउंट बना के देते हैं। और यहाँ तक कि बड़े इन्वेस्टर जो हैं, हमारी फिजिकल ब्रांचेज हैं, जैसे बैंक की होते वैसे हमारी ब्रांचेज हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबको खूब खूब धन्यवाद। हरिओम हरिओम।